हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन और एग्जाम्स कैसे हुए हैं अभी तक, जो भी हो गए मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जून सेशन के लिए मेरे बैचेस अभी चल रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन कॉन्टैक्ट एट दी व्हाट्सएप लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। जो वीडियो हम अभी करने जा रहे हैं, सिर्फ इस वीडियो को एक की मानकर मत चलिए, ये पूरी प्लेलिस्ट भी ज़रूर कवर करिए और अगर करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी कवर करिए 27 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उसके लिए आपको टेलीग्राम पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। मेजर कंसंट्रेशन लेकिन रखिए इस प्लेलिस्ट की तरफ और जो वीडियो हम करने जा रहे हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि आपने पूरी प्लेलिस्ट डिटेल में कवर की है, तब ये वीडियो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। And before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. पहले आप ये प्लेलिस्ट जरूर कवर करिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं, क्या सिलेबस है। पहले वही पता नहीं होगा पोइट्री किस तरीके की है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्लीज इस प्लेलिस्ट को कवर करिए, 16 वीडियोस हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्यूरिटनिज्म से या किसी ना किसी जनरा के एवोल्यूशन से आएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ड्रामा एवोल्यूशन का क्वेश्चन दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स के बर्थ के बाद धीरे 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 अमेरिकन प्ले राइट्स ने अपने अकॉर्डिंग लिखना शुरू किया। कॉन्ट्रास्ट नाम का एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्ले है जिसमें ब्रिटिश इन्फ्लुएंस नजर आता है। विलियम डनलप के प्लेस में हमें जनरली कॉन्फ्लिक्ट नजर आते हैं बिटवीन ब्रिटेन एंड अमेरिका। तो इसी तरीके से धीरे 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 अमेरिकन प्ले राइट्स ने अपनी पहचान बनानी शुरू की, शुरुआत में विद अ कॉन्फ्लिक्ट विद ब्रिटिश राइटिंग, और धीरे धीरे उनकी खुद की आइडेंटिटी बन गई। प्यूरिटनिज्म का क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। प्यूरिटनिज्म का मतलब है कि किस तरीके से 17th सेंचुरी में लोगों ने एक रेवोल्यूशन किया था टू प्योरीफाई द चर्चेस ऑफ इंग्लैंड, और धीरे 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 ये प्रैक्टिस माइग्रेशन के थ्रू अमेरिका में भी आ गई थी। तो प्यूरिटनिज्म का इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि एक दिन में खत्म हो गया था। इट कंटिन्यू टू प्रिवेल इन अमेरिका एंड अमेरिकन लिटरेचर। मोरालिटी, सिन, गिल्ट अगर किसी भी नॉवल में, प्ले में, राइटिंग में दिखाए जाते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड द इम्पैक्ट ऑफ प्यूरिटनिज्म। और हमें सबसे ज्यादा प्यूरिटनिज्म देखने को मिलता है द स्कारलेट लेटर में। स्कारलेट लेटर को कवर करना तो आप बिल्कुल ही स्किप नहीं कर सकते हैं। द मेजर कैरेक्टर जो है हमारी हेस्टर प्रेन, किस तरीके से उनको पब्लिक शेमिंग की जाती है बिकॉज ऑफ द रूल्स ऑफ द सोसाइटी एंड रिलीजन, एंड वी गेट टू सी द थीम ऑफ सिन, गिल्ट एंड रिडेम्पशन। हरमन मेलविल की राइटिंग्स में भी हमें ये थीम्स देखने को मिलती हैं, और बहुत से ट्रांसेंडेंटलिस्ट राइटर्स जैसे कि इमर्सन एंड थॉरू, जिन्होंने प्यूरिटन आइडियल्स हमें प्रोवाइड किए कि किस तरीके से इंसान को अपनी कॉन्शियंस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो प्यूरिटन फ्रेमवर्क अमेरिकन लिटरेचर में बहुत ही ज्यादा विजिबल है। स्पेसिफिकली सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्यूरिटनिज्म का है द स्कारलेट लेटर। ऑल्दो वर्क 1850 का है, बट द सोसाइटी ऑफ 17th सेंचुरी इज शोन इन दिस राइटिंग। हार्लेम रेनेसांस क्या था, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। एक कल्चरल मोमेंट ऑफ 1920s डेकेड जो कि बेसिकली न्यूयॉर्क में बेस्ड थी। इस मोमेंट ने फोकस किया अफ्रीकन अमेरिकन आर्ट्स पर, लिटरेचर पर, म्यूजिक पर, विजुअल आर्ट्स पर, और ये मेजर फिगर्स आप याद रखेंगे। सभी मेजर फिगर्स, स्पेसिफिकली लैंगस्टन ह्यूज को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। रेशियल आइडेंटिटी किस तरीके से गलत है, किस तरीके से इवन ब्लैक पीपल आर टू टेक प्राइड इन द थिंग्स दे आर डूइंग। ब्लैक एक्सपीरियंस किस तरीके का है। इट इज आर्ट दैट शुड प्रिवेल, नॉट द रेसिज्म। फ्यूचर जनरेशन के अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स के लिए एक लैंडमार्क मोमेंट मानी जाती है जिसने उन्हें आइडेंटिटी दिलवाने में हेल्प की। इट इज द मोमेंट दैट paved the way for the future moments which gave the equal rights to African Americans. अब बात करेंगे अमेरिका के रेवोल्यूशनरी प्रोज की। कुछ ऐसे राइटर्स जिन्होंने एम्फेसाइज किया अमेरिका के रेवोल्यूशन को, जैसे कि डेविड रैमसे, जेरेमिया डमर ने अपनी राइटिंग के थ्रू इन्फ्लुएंस किया, एंड लीडर्स लाइक जॉन एडम्स जो कि बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने।
किस तरीके से कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हुई जिन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्शंस को इंस्पायर किया. दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू राइट इन दिस आंसर. थॉट और एक्शन, पहले थॉट आई होगी फिर एक्शंस आए होंगे. थॉट्स किस तरीके से एक्शंस को प्रोवोक कर रही थी और एक फुल फ्यूल्ड अमेरिकन रेवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ. इट वॉज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश ऑपरेशन. हकलबेरी फिन किस तरीके से फ्रीडम और स्लेवरी को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज व्हाट वी आर टू राइट इन दिस आंसर. पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए. अगर आपको ईयर्स याद हैं तो जरूर लिखिए, अदरवाइज लिव इट. रॉन्ग ईयर्स मत लिख कर आइए. हमारा सेंट्रल कैरेक्टर किस तरीके से सोसाइटी के रूल्स को शुरुआत में मानता है और उन्हें ऐसा लगता है कि किसी स्लेव को अगर आजाद करवा दिया, किसी स्लेव के साथ अगर फ्रेंडशिप तक की, ही में गो टू हेल. तो क्या किसी को स्लेव रखना ठीक है या नहीं है. शुरुआत में हमारे सेंट्रल कैरेक्टर को एक डिलेमा होता है. उसके बाद पूरी जर्नी है जो कि एस्केप और लिबरेशन से रिलेटेड है. हक इनिशियली फेस करते हैं मॉरल डिलेमा अबाउट हेल्पिंग आउट जिम द स्लेव, लेकिन सोसाइटल व्यूज धीरे 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 वो तोड़ते चले जाते हैं. अल्टीमेटली इट इज हक्स चॉइस टू हेल्प जिम रिजेक्ट स्लेवरी एंड दैट एम्फेसाइज द moral independence of all the characters, not only of Jim but of Huck also, but of rest of the characters also, जो कि जिम के फ्रीडम को एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो मार्क ट्वेन ने बड़े ही अच्छे से स्लेवरी और मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज को आपस में कंबाइन किया है. स्कारलेट लेटर में किस तरीके से प्यूरिटनिज्म है. दैट सेपरेटली कैन बी ए क्वेश्चन. नेथेनियल हॉथन का बहुत ही खूबसूरत वर्क है ये 1850 का, जिसमें प्यूरिटनिज्म ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. स्ट्रिक्ट प्यूरिटन कम्युनिटी दिखाई गई है. हेस्टर प्रेन को पनिश किया जाता है. स्कारलेट लेटर ए अपने गाउन पर पहनकर पब्लिक शेमिंग के लिए खड़ा होने को. ए रिप्रेजेंट करता था वहां पर अडल्ट्री को. पूरा नॉवेल क्रिटिक करता है प्यूरिटन हिपोक्रेसी और इवन एक रेवरेंड जिसका नाम है डेमेस्टेल, जो कि चर्च में एक बहुत ही हायर पोजीशन पर हैं, उनका भी एक सिन है और किस तरीके से वो साइलेंट रहते हैं अपने सिन को लेकर. हमारी सेंट्रल फीमेल प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रेंथ दिखाई गई है. वो प्यूरिटन आइडियल्स को किस तरीके से चैलेंज करती हैं, सोसाइटल जजमेंट को किस तरीके से चैलेंज करके अपनी एक आइडेंटिटी बनाती हैं. दैट हैज बीन शोन इन दिस नॉवेल. तो हॉथन ने तो पूरे तरीके से प्यूरिटनिज्म को एक्सप्लोर किया है अपने पूरे कंप्लीट वर्क में. मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई गई है. इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में एक फ्रिक्शन दिखाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक है ब्लूएस्ट आई से रिलेटेड. व्हाइटनेस, ब्यूटी स्टैंडर्ड, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप यही लिखेंगे कि किस तरीके से रेसिज्म, कलरिज्म इंटरनलाइज्ड हो चुका है. इसमें कैरेक्टर्स को इतना ज्यादा ट्रॉमा है कि सिर्फ सोसाइटी का इनजस्टिस नहीं, अपने आप को भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया हुआ. खुद भी यही सोचते हैं कि हम ब्यूटीफुल नहीं है तो हमें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी. अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने की जगह अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने में लग जाते हैं. एक ब्लैक पर्सन व्हाइट कैसे हो सकता है देखने में. किसी पर्सन की आईज ब्लू नहीं है तो इट इज फाइन, ऐसा नहीं कहती. लेकिन सोसाइटी कहती है कि आपको ब्यूटीफुल बनना ही बनना है. वही चीजें इंटरनलाइज हो जाती हैं इन द माइंड ऑफ द पीपल ऑल्सो. किस तरीके से ब्लैक्स को डिग्रेड किया जाता है. व्हाइट्स की पूरी पावर है और उस पावर की ही आइडेंटिटी सोसाइटी में प्रिवेल करती है. आइडियल्स ऑफ ब्यूटी को किस तरीके से डिफाइन किया गया है बाय व्हाइट स्टैंडर्ड्स. दैट हैज बीन शोन बाय टोनी मॉरिसन वेरी ब्यूटिफुली इन द ब्लूएस्ट आई. नेक्स्ट क्वेश्चन डेथ ऑफ अ सेल्समैन का है. ईयर याद है तो जरूर रखिए. किस तरीके से ये नॉवेल कैपिटलिज्म को क्रिटिक करता है. विली लॉमन का डाउनफॉल ही इस वजह से हुआ क्योंकि सोसाइटी की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं एक इंसान से, और एक इंसान की खुद से भी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि अमेरिका में रहते हैं तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, और वो सक्सेस की चाहत उन्हें कैसे रूइन करके रख देती है. फैमिली प्रेशर भी होता है. फैमिली बहुत कुछ चाहती है एक इंसान से जो कि वर्किंग है, बच्चे अपने लिए अच्छा करियर चाहते हैं, वाइफ वांट्स फैसिलिटीज, लेकिन उस फैमिली प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं विली, और उसी की वजह से साइकोलॉजिकल प्रेशर है. किस तरीके से इमोशन, कैपिटलिज्म, लैक ऑफ गुड जॉब्स, ये सब कुछ मिलकर एक इंसान को कैसे डेवस्टेट कर देता है. दैट इज व्हाट द होल प्ले इज अबाउट.
हैरी एप जो कि दिखाता है कि इंसान की सिचुएशन अंडर द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन किस तरीके से मैकेनिकल होकर रह गई है। 1922 का ये प्ले है। यंग हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हैं जो कि विक्टिम हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम के। शुरुआत में उन्हें लगता है कि ही इज द वन हु इज रनिंग द इंडस्ट्री, बट देन ही अंडरस्टैंड्स कि ही इज नथिंग फॉर दीज कैपिटलिस्ट्स। प्ले शो करता है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी किस तरीके से लोगों से उनकी इंसानियत छीन लेती है, उन्हें आइसोलेटेड कर देती है और उन्हें डिसकनेक्टेड करके छोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एजरा पाउंड का ये वीडियो अगर आप देख लें तो आपको ज्यादा अच्छे से उनकी राइटिंग समझ में आएगी। तो ये वीडियो आप जरूर देखें। अभी शॉर्ट में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाना विल गो फॉर अ टॉस, क्योंकि आपको पोइट्री का कंटेक्स्ट समझ में नहीं आएगा इफ यू हैव नॉट बीन थ्रू दिस पोइट्री। वॉल्ट विटमैन किस तरीके से सेल्फ और नेचर को एक साथ कैप्चर किया करते थे, दैट वाज हिज ब्यूटी। उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास, जिसमें वो सेलिब्रेट करते हैं इंसान की फ्रीडम और इंसान की यूनिकनेस। विटमैन की पोएट्री हमेशा इंसान के बारे में बात करती है, किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग अपने आसपास के नेचर से कनेक्टेड है। इस तरीके से वो पर्सनल बात भी कर लेते हैं और शेयर्ड बात भी कर लेते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन करते हैं अपनी हर पोएट्री में विदाउट एनी फियर। एक इंसान की सेल्फ, उसकी आइडेंटिटी बहुत पावरफुल और बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एवरीथिंग, एवरी एंटिटी इज कनेक्टेड टू नेचर एंड ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नैपशॉट्स ऑफ डॉटर इन लॉ। बहुत ही प्यारी सी पोइट्री है विच शोज द प्रेडिकामेंट ऑफ अ डॉटर इन लॉ इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। किस तरीके की फीमेल्स दिखाई गई हैं, पूरी पोइट्री का थीम क्या है, वो आप इसी से आंसर कर सकते हैं। डॉटर इन लॉ विमेन जो कि लॉस्ट फील करती है एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी। उनके कुछ पर्सनल डिजायर्स भी हैं, लेकिन एक डॉटर इन लॉ को लेकर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस भी हैं। मदर इन लॉ रिप्रेजेंट करती है ट्रेडिशन को, ओल्डर जनरेशन को, जिनको कन्वेंशनल फीमेल रोल्स में रहना है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस फॉर विमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, एम्परर ऑफ द आइसक्रीम इस पोइट्री से आ सकता है। यहाँ पर डेथ और लाइफ को कॉन्ट्रास्ट किया गया। आइसक्रीम रिप्रेजेंट करती है शॉर्ट लिव्ड प्लेजर्स ऑफ लाइफ। लाइफ को एंजॉय कर लीजिए जैसी भी है, और एवरीडे क्लोथ्स, फ्लॉर्स, ये सब कुछ दिखाया गया है टू शो कि लाइफ कितनी सिंपल है और आप सिंपलिसिटी के साथ लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। डेथ की इमेजेस दिखाई गई है एक ओल्ड वुमेन को जो कि बिल्कुल कोल्ड है और प्लेन है, सिंबलाइज करते हैं कि डेथ तो फाइनलिटी है ही है। लैम्प की लाइट को शो किया जाता है, लैम्प की लाइट के थ्रू डेड बॉडी को शो किया जाता है टू शो द हार्श ट्रूथ ऑफ डेथ, एंड डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ। इसके अलावा संडे मॉर्निंग पोइट्री भी है वॉलेस स्टीवेंस की, वो भी जरूर कवर करें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री क्या क्या इश्यूज कवर करती है। पोइट्री को हम देखते हैं बर्चेस और मेंडिंग वॉल, ये मेजर पोइट्रीज हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हमारे सिलेबस में। नेचर, आइसोलेशन, चॉइसेस जो कि हमारी लाइफ को शेप करती हैं, जनरली ऐसी चीजें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिखाई होती हैं। बर्चेस, ये पोइट्री रिफ्लेक्ट करती है किस तरीके से लाइफ में हमें हमेशा सिंपल चीजों की तलाश होती है। कुछ पेड़ों पर चढ़ना और उन पर एंजॉय करना, ये लाइफ के कितने टेम्परेरी एस्केप्स हो सकते हैं लाइफ की मोनोटोनी से भागने के लिए। मेंडिंग वॉल, ये पोइट्री एक्सप्लोर करती है किस तरीके से बाउंड्रीज फिजिकल और इमोशनल दोनों तरीके की होती हैं और ह्यूमन बीइंग को नीड है एक कनेक्शन की, अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ने की। और हम हैं कि बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं। बाउंड्रीज क्या सच में कोई पर्पस सॉल्व करती भी हैं या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन रेज्ड इन मेंडिंग वॉल। हेमिंगवे की शॉर्ट स्टोरी की अगर बात की जाए तो क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी एक स्टोरी है जिसमें दो वेटर्स दिखाए गए हैं, एक ओल्ड वेटर और एक यंग वेटर। ओल्ड वेटर जो है थोड़े से फिलोसॉफिकल हैं और बहुत पेशेंस उनके अंदर आ चुका है अगर लेट नाइट भी कोई कस्टमर आता है तो। यंग वेटर थोड़े से इम्पेशेंट हैं और जल्दी से जल्दी काम खत्म करके अपने घर जाना चाहते हैं। तो स्ट्रगल फॉर पर्सनल इंटेग्रिटी, दैट इज द मेजर थीम। ओल्डर वेटर ऑलवेज सीक्स मीनिंग एंड कंफर्ट इन द कैफे। कैफे है, इट इज ओके, हम यहाँ पर काम करते हैं और हम यहाँ देर तक रुक सकते हैं, घर जाकर भी क्या करना है, ऐसा फील है ओल्ड वेटर का।
लोनलीनेस किस तरीके से लोगों के ऊपर छा जाती है आफ्टर अ सर्टेन एज। एक ओल्ड पर्सन है जो कि कस्टमर है, वो भी देर रात तक कैफे में रुके रहते हैं, और ओल्डर वेटर जो है वो भी इंसोम्निया से पीड़ित हैं, इंसोम्निया का शिकार हैं, उनको भी डीप आइसोलेशन फील होती है। तो एज के साथ साथ किस तरीके से सबकी लाइफ में आइसोलेशन आती चली जाती है, वो भी लाइफ की एक स्ट्रगल है। दैट हैज बीन शोन इन दिस शॉर्ट स्टोरी अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। ये शॉर्ट स्टोरी जो है इसका वीडियो आप जरूर देखें, वहां पर आपको टाइटल का मतलब भी बहुत डिटेल में समझ में आएगा। हो सकता है टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। मैंने आपको सजेस्ट किया ही है कि पहले आप पूरी एक प्लेलिस्ट देखिए, तब आप इस वीडियो के लिए जाएं। दोनों वेटर्स का कंट्रास्ट भी आ सकता है। ओल्ड वेटर जो है वो फिलोसॉफिकल हैं, इंसान को अकेले रहने की, शांति की जरूरत होती है, उसको वो अंडरस्टैंड करते हैं। यंग वेटर इम्पेशेंट है, डिसमिसिव हैं, इम्पल्सिव हैं, अपने कंफर्ट के बारे में ज्यादा बात करते हैं। विलियम फॉकनर की शॉर्ट स्टोरी द बेयर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है और नेचर और ह्यूमैनिटी को पोर्ट्रे करती है। ओल्ड बेन हम कह सकते हैं जिसका शिकार किया जाना था, उन्हें वाइल्ड और अनटेम्ड तो कहा ही जाएगा, बट कहीं ना कहीं नेचर का एक रिप्रेजेंटेशन है। इंसान से पहले तो नेचर ही रहा होगा ना, और नेचर की पावर सबसे ज्यादा रही होगी। फिर हमने धीरे 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 सिविलाइज होना शुरू किया और नेचर को स्पॉइल करना, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। नेचर कभी कभी रिवर्ट भी करता है फ्लड्स, अर्थक्वेक्स की फॉर्म में, और उस अटैक ऑफ रिवर्ट का ही एक सिंबोलिज्म है ओल्ड बेन। तो स्ट्रगल बिटवीन नेचर एंड ह्यूमैनिटी दिखाई गई है। ओल्ड बेन को हंट करती रहती है पूरी एक हंटिंग टीम। किस तरीके से हंटिंग टीम यानी कि ह्यूमंस नेचर को डोमिनेट करना चाहते हैं। अल्टीमेटली डिफीट किसकी होती है, नेचर की ही। और इन रियलिटी भी नेचर ही डिफीट हो रहा है धीरे धीरे। किस तरीके से हम नेचर को एक्सप्लॉइट करके अपनी जरूरत के हिसाब से मोल्ड करते जा रहे हैं। ट्रेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपको। अर्ली डेवलपमेंट की अगर बात करें तो शुरुआत के कुछ राइटर्स जैसे कि वॉशिंगटन इरविंग थे, एडगर एलन पो जिन्होंने डार्क थीम्स की और डिटेक्टिव स्टोरीज की शुरुआत की, नेथेनियल हॉथर्न का अगर स्कारलेट लेटर देखा जाए तो वो भी डार्क थीम्स पर बेस्ड थे। इसके अलावा मार्क ट्वेन और हेनरी जेम्स को रियलिज्म के लिए जाना जाता है। ऑर्डिनरी लाइफ को डिपिक्ट किया करते थे किस तरीके से, एक सिंपल लैंग्वेज के थ्रू। अर्नेस्ट हेमिंग्वे और विलियम फॉकनर, ये तो आपके सिलेबस का ही पार्ट है। स्टाइल और साइकोलॉजिकल डेप्थ को किस तरीके से कैप्चर किया करते थे ये दोनों, इनके बारे में तो आप डिटेल में लिख पाएंगे एग्जाम में। तो अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी शुरुआत में मॉरलिस्टिक से लेकर किस तरीके से साइकोलॉजिकल सोशल इश्यूज की तरफ धीरे 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 मूव हुई है। अगर एक एक करके इन सब चीजों को लिखेंगे तो इस आंसर को अच्छे से कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। 16 वीडियोस की ये प्लेलिस्ट आपको कवर करनी ही करनी है। यू कैनॉट एस्केप इट, यू आर नॉट सपोज टू एस्केप इट। अगर ये कवर करेंगे ये पूरी प्लेलिस्ट प्लस उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी भी टाइम है, कल है आपका एग्जाम और आप काफी कुछ कवर कर सकते हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट आप डिटेल में देख सकते हैं विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। अगर देखेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा। A great good luck for your exams. मेरे बैचेस जून के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। यू मे ज्वाइन द लाइव सेशंस। लाइव सेशंस के लिए क्वेरी करने का एक लिंक है, व्हाट्सएप लिंक, and the link is given in description. Once again, a great good luck to all of you for your exams.